मोस्ट ऑफ अस आर वेरी गुड कंज्यूमर बट हमें कसीनो टाइप कुछ चाहिए कि पिटाई हुई नहीं पिटाई नहीं। हाँ। इंडिया में हमेशा बुल मार्केट रहता मालूम है आपको। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज आर मच बिगर। आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अच्छा, पैसे का वैल्यू तो तब मालूम पड़ता है जब हेल्थ इंश्योरेंस तो भैया लेना ही चाहिए। ये सारे डिसीजन के अंदर एक धन के 3 ही रास्ते हैं। 1 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम यंगस्टर की नहीं है और ये फुल टाइम जॉब है भैया, एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सो स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। 160 कंपनियों का प्रोडक्ट एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एडवाइजर जरूरी है। Hello guys, welcome to the third episode of Wealth Insights by Invezza, where we talk about money, personal finance and investments. Today we have someone with us who's very vocal about his mutual fund selection methodology on the internet. He's an ex-CEO of PGIM Mutual Fund. Please welcome Vijay Mantri on our show. Welcome to the show, sir. मेरा पहला सवाल आपसे है कि इतनी चीज़ें चल रही है, पैसा, मनी, मार्केट, गोल्ड, इक्विटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ मनी? आपके हिसाब से पैसा क्या चीज़ है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है पैसे का। किसी के लिए मतलब इमरजेंसी हो सकता है, किसी के लिए यही जिंदगी का सबसे बड़ा चीज हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो पैसे का वैल्यू तो तब मालूम पड़ता है जब आपके पास नहीं होता। बराबर। हो तो उसका वैल्यू नहीं मालूम पड़ता है। इट्स लाइक बम्बई लोकल ट्रेन में जो फैन है, पैसा वैसा ही है। जिस दिन नहीं होता उस दिन मालूम पड़ता है कि इसका वैल्यू क्या है। और ये ऐसा चीज है कि जिसको अक्वायर किया जा सकता है। विजडम अक्वायर नहीं कर सकता। अच्छी हेल्थ आदमी कर सकता है लेकिन बहुत मेहनत चाहिए। और जहाँ फिजिकल एफर्ट की जरूरत पड़ती है वहाँ झमेला होता है तो कर नहीं पाता। तो पैसा ऐसा है कि आदमी अपनी एफर्ट से रीजनेबल पैसा कमा सकता है। तो ये समथिंग विच इज अचीवेबल। स्पिरिचुअलिटी मे और मे नॉट बी अचीवेबल। गुड फैमिली लाइफ मे और मे नॉट अचीवेबल बिकॉज उसके लिए आपको दूसरा पार्टनर भी आपका मिलना चाहिए। तो टू ए गुड बिजनेस मे और मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आप किसी का पार्टनरशिप कर रहे हो, चले नहीं चले। लेकिन पैसा ऐसा है कि आपके पूरे कंट्रोल में रह सकता है। तो उसका एक तो ये मतलब है। दूसरा मतलब है कि कोई भी इज़ लाइक मनी इज़ लाइक राइडिंग अ टाइगर। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे तो जो सिखाया गया परिवारों में कि धन के 3 ही रास्ते हैं, या तो भोग, या दान, या नाश। तो भोग ऐसा करो कि आपकी आदतें खराब नहीं हो, दान ऐसा करो कि आपके अंदर अहंकार पैदा नहीं हो, और नाश पैसे का हो तो फिर ठीक है, अपने बच्चों का नाश नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में। तो पैसे का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन वही आपकी जिंदगी को ड्राइव करे, ऐसी सिचुएशन में भी आदमी को आना नहीं चाहिए। बिकॉज लाइफ के जो प्लेजर है दीज आर विदाउट मनी। बट मनी होता तो उसका प्लेजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, आपके हिसाब से यंग जनरेशन पैसों को लेके क्या मिस्टेक्स कर रही है मेजरली? देखिए ये सेंटेंस फ्रेमिंग ही मुझे ठीक नहीं लगती। बिकॉज दैट अज्यूम कि यंग जनरेशन मिस्टेक करे। इट इज कमिंग लाइक फ्रॉम अ प्रीचर से आ रहा है, कोई स्कूल का हेडमास्टर बोल रहा है या पेरेंट दादाजी बोल रहे हैं कि। बट इनवेरिएबली हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज आर स्मार्टर देन द ओल्ड जनरेशन। ये दुनिया का दस्तूर है। जब T20 चालू हुआ, जब टेस्ट क्रिकेट चालू हुआ, ODI चालू हुआ, तो लोगों ने बोला कि ये तो तमाशा, पायजामा क्रिकेट बोला गया। फिर T20 चालू हुआ तो बोला ये तो तमाशा है। बट टुडे दीज आर मेन स्ट्रीम थिंग। अगर कोई वहां अटका रहा तो उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यंगस्टर की नहीं है, प्रॉब्लम है बुजुर्ग लोग भी मिस्टेक करते हैं। बराबर। बट क्या कर सकते हैं यंगस्टर मेरे हिसाब से कि स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। मतलब आपके पास समय है तो आप जल्दी चालू कर सकते हैं। और कोई भी स्पेंडिंग करने से पहले सोचना चाहिए कि इस पैसे को खर्च कर रहा हूं मैं, उसको कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। तो वो इक्वेशन अगर आप दिमाग में रखेंगे कि जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उसको कमाने में कितना समय लगेगा। लेकिन ये जो पैसा खर्च करना इतना इंस्टिंक्टिव है, जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम ये सोचना चाहिए कि जो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ उसका कैलोरीज कितना है, बराबर। उसको पचाने में कितना समय लगे। अगर आप वो इक्वेशन, लेकिन अपनी हैबिट्स इतनी अच्छी फॉर्म हो जाती है गंदी। तो यंगस्टर को खाली पैसे की नहीं सोचनी है। यंगस्टर को ये सोचना है कि ज़िंदगी अच्छी जीने के 3 बड़े चीज़ें होते हैं: हैप्पी फैमिली, गुड फैमिली, रीजनेबल मनी एंड गुड हेल्थ। इन तीनों पे एक्चुअली सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए उसके ऊपर। अगर आप समय दोगे तो परहैप्स यू विल मेक लेस मिस्टेक। ये सारी प्रॉब्लम आती है, हम उसको इनफ अटेंशन समय नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से, और उसके लिए सबसे बड़ा पहला स्टेप है मेरे हिसाब से, हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर।
सर आपको नहीं लगता यंग जनरेशन बहुत जल्दी रिस्की एसेट्स में घुस रहा है? बिकॉज मैं कई लोगों से बात करता हूँ, सब बोल रहे हैं कि दे हैव नॉट सेव्ड एनी बिट ऑफ मनी इन एनी फिक्स्ड इनकम एसेट। जैसे अपने पेरेंट्स पहले LIC करते थे, पहले FD बनाते थे, किसान विकास पत्र आते थे, सब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में पैसा डालते थे, PPF और ये सब। एंड देन दे यूज टू गो टू अदर सेट ऑफ एसेट्स विच वर लिटिल रिस्कियर, लाइक रियल एस्टेट, इक्विटी। बट मैं आजकल बहुत यंग लोगों से बात कर रहा हूँ, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड गोइंग इन टू द रिस्की एसेट्स लाइक रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी। कहीं पे एक गैप नहीं लग रहा आपको? देखिए, रिस्क का अलग अलग जनरेशन में रिस्क का डेफिनेशन बहुत अलग हो जाता है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में होटल में खाना खाना ही बुरी चीज़ मानी जाती थी, फिल्म देखना ही बुरी चीज़ मानी जाती कि तो बिगड़े हुए बच्चे हैं फिल्म देखने जाते हैं। टुडे इट इज़ अ फेवरेट फैमिली पास टाइम। तो जो उस टाइम रिस्की था हो सकता आज रिस्की नहीं लगे, बिकॉज टुडे इक्विटी इज़ नॉट ए रिस्क असेट, बराबर। इट इज़ ए मेन स्ट्रीम असेट कैटेगरी। आई विल पुट अदर वे राउंड कि मेरे दादाजी ने मकान लिया था, प्रॉपर्टी ली थी, वो एक रिस्की, क्योंकि हम फैमिली में झगड़े चल रहे हैं अभी। आपने FD में डाल दिया, FD का रिटर्न इज नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन। इज दैट अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और इट इज रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? हम गोल्ड को बहुत सेफ मानते हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आता कि बिगेस्ट रिस्क इन गोल्ड इज फिजिकल थ्रेट टू लाइफ। नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा है कि हर दिन इंडिया में 10 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स ओनली। इंडिया में कोर्ट्स में 2/3 केसेस जो कोर्ट्स में है ना, दीज आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। सो हैज अवर एंसेस्टर डन Correct. समथिंग ग्रेट? कोई जरूरी नहीं है। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि यंग जनरेशन और बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। करियर ऑप्शन देखिए ना, पहले अगर सपोज आप मेन स्ट्रीम आप जॉब नहीं कर रहे और आप आर्टिस्ट हो तो क्या बोलते थे लोग, पैसा कमाने के लिए क्या करता है भाई तू? टुडे दीज आर मेन स्ट्रीम थिंग्स। तो आज वो असेट भी मेन स्ट्रीम हो गया है। रिस्क वो है जो आप समझ के नहीं करते हो। बराबर। तो मेरे हिसाब से अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आप चीज भी समझ जाएंगे। राइट, लेट्स डू सम बजटिंग कि अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है एक महीने में, तो उसे अपना बजट कैसे अलोकेट करना चाहिए? कितना पैसा आइडियली सेव करना चाहिए? एक अज्यूमिंग एन एग्जांपल, ही इज़ अनमैरिड या ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं है, घर पे बेसिक चल रहा है लाइफ, तो उस हिसाब से उसे कैसे अपनी बजटिंग करनी चाहिए? कितना परसेंट पैसा EMI में दे सकता है, कितना परसेंट पैसा का सेविंग करना चाहिए, कितना परसेंट पैसा एक्सपेंसेस में के लिए देना चाहिए? तो देखिए, जो मेरा सोच है कि अगर आपका 1 लाख रुपया पर मंथ नेट ऑफ टैक्स अर्निंग आ रहा है, अगर आप 20,000 रुपया SIP करते हैं 20 साल तक, तो 21वें साल से आप 1,60,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं अगले 40 साल तक। ओके। तो अगर आप 20 से 30% अपनी अर्निंग का, पोस्ट टैक्स अर्निंग का SIP करें, दैट विल सिक्योर रिटायरमेंट। अगर आप अपनी नेट टेक होम सैलरी का 50% तक अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देना, अगर आपने एक डिसीजन सही लिया ना, तो आपको बहुत कम काम करने की जरूरत है, बिकॉज दैट असेट इटसेल्फ विल ग्रो यू और विल डू मच बेटर फॉर यू, लेकिन प्रोवाइडेड आप 20 साल तक टिक पाए। लेकिन बहुत ही, आई थिंक हार्डली 1 या 2 लोग या बहुत कम लोग रहेंगे जो पूरा इस जर्नी को पार कर पाए, बिकॉज कभी ना कभी मार्केट गिरा और लोग डर गए और अपना पैसा निकाल दिए। वो तो देखिए, वो इनडिसिप्लिन तो ह्यूमन नेचर के अंदर है। आप बॉम्बे में अभी ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटीज़, सबको स्विमिंग पूल चाहिए, जिम होना चाहिए, स्क्वॉश कोर्ट होना चाहिए। यूज़र कितने हैं? आपकी बिल्डिंग का जिम है, 200 मेंबर है, 4 जने रेगुलर हैं, 5 जने रेगुलर है, वहाँ तो एक्सक्यूज़ भी नहीं है। को ट्रैफिक जाम का झमेला नहीं है, डिले का झमेला नहीं है। तो डिसिप्लिन का चैलेंज क्या मालूम है? वाई वी आर नॉट डिसिप्लिन? क्योंकि the part of the brain which is responsible for discipline is the same part of the brain which feel the pain. So being disciplined look like being extremely painful in life. और discipline is such a simple thing but very difficult to follow. तो इसकी वजह से लोग पैसा नहीं बना पाते। यही सही। कहानी है। सर एक जगह मैं डेटा पढ़ रहा था कि 75% लोग अपना क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर देंगे इफ़ दे लूज़ देयर जॉब। सो आपके हिसाब से कितना पैसा लोगों को इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए और वो पैसा कहाँ रखना चाहिए, इस किस फॉर्म में रखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से डिपेंड कि आपका कैश फ्लो, आपका अर्निंग कितना प्रेडिक्टेबल है। अगर सपोज आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, CA, या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ इतना इमरजेंसी फंड का इतना झमेला नहीं होता। बट नॉर्मल आदमी को 6 से 12 महीने के अपने नॉन खर्चे वो इमरजेंसी में रखना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन, पीपल कैन फॉल सिक, आउट ऑफ जॉब, कुछ भी हो सकता है, तो 6 से 12 महीने का रखना चाहिए। लेकिन लोग रख नहीं पाते। लोग रख क्यों नहीं पाते? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर वेरी गुड कंज्यूमर बट वेरी बैड इन्वेस्टर।
वाई वी आर गुड कंज्यूमर बैड इन्वेस्टर, उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों होता है. व्हेन यू कंज्यूम अ थिंग, आप दुकान पे गए साबुन लेके आ गए, तो आप साबुन लेके आए, आप साबुन घर में इस्तेमाल करते हैं, आपको मोमेंट ऑफ ट्रूथ प्रोडक्ट का मालूम पड़ जाता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, नहा लिए साफ हो गया. इन्वेस्टिंग ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग है, और उसका आउटकम इज नॉट सर्टेन लाइक आउटकम ऑफ सोप. उसका मालूम है ये आउटकम है. इन्वेस्टिंग का आउटकम ऐसा नहीं है. इन्वेस्टिंग का आउटकम कैन बी वेरी चैलेंजिंग. समटाइम इट इज़ ऑन प्रेडिक्टेबल लाइन, समटाइम इट इज़ मच बेटर, समटाइम इट इज़ मच वर्स. तो वो बहुत चैलेंज होता है लोगों का. एंड दैट इज़ अ रीजन दैट यू विल फाइंड anybody who is a good investor is a rarely good consumer, or anybody who is a very good consumer is a rarely good investor. ओह. Yes. तो और सर सेव करना है तो कहाँ मतलब पैसा रखना चाहिए? यूजुअली मैं जैसे अपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 6 महीने का पैसा रखता हूँ. आपके हिसाब से विल दैट बी द राइट स्ट्रेटेजी? बिल्कुल, आप सेविंग आप लिक्विड फंड में रखिए, इज मच बेटर प्रोडक्ट. लिक्विड फंड आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न देता है. आप देखिए पूरे डेट मार्केट में द लोवेस्ट बोरोइंग इज डन थ्रू सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड बैंक एफडी. सबसे लोवेस्ट उसी बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हायर यील्ड पे मार्केट में ट्रेड होता है. वही बैंक कॉल मनी के अंदर पैसा देता आरबीआई को 5% 6%, लेकिन करंट अकाउंट पे आपको देगा 0%, सेविंग अकाउंट पे देगा आपको 4%. सो आई वुड से लिक्विड फंड इन माय ओपिनियन इज अ मच मच बेटर अल्टरनेट, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं है. आप जितना दिन पैसा चाहिए उतना रखो, जितना पैसा चाहिए उतना रखो, जितना चाहिए उतना निकाल सकते हो. लेकिन इमरजेंसी फंड पे आपको कोई भी रिटर्न इन्हांस करने का देखना नहीं है कि मेरे को 6 की जगह 7 मिल जाए, 7 की जगह 8 मिल जाए. बिल्कुल नहीं. और आपको, सिंस वी आर हियर, आई टेल यू ए सिंपल मैट्रिक्स इन्वेस्टर नीड टू कीप इन माइंड. बैंक आपसे बोरो करता है करेंट अकाउंट में 0%, सेविंग अकाउंट में 2.5% से 4%, कोई बैंक 60% भी देती है, और एफडी में 6 से 7%. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बैंक इज 5 to 6%. बैंक लैंड करता है 8% से 9% के बीच में. अब देखिए इंडिया में 1 लाख के ऊपर बैंक की ब्रांचेस है, और इतने लोग लोन दे रहे. बैंक का काम है क्या? लोन देना. वो 9% पे लोन दे के खुश है. एनीबडी हु इज बोरोइंग यू एट मोर देन 9%, उसको मतलब बैंक पैसा नहीं दे रहा है. सही बात. तो इन एनी डेट प्रोडक्ट वेर यू सी एफडी से 2% के ऊपर रिटर्न आ रहा है ना, उससे आपको Risky है एकदम मतलब. सचेत नहीं, रिस्की नहीं है, वो चैलेंज ही है Dangerous उसमें. है. वो चैलेंज ही है. और उसमें क्या, आप 5 साल 10 साल तक हो सकता है आपको कुछ तकलीफ नहीं हो, लेकिन 11th-12th ईयर आप देखो प्राइवेट लैंडिंग इंडिया में कितनी होती थी. एंड वी हैव अ हॉरर स्टोरी अबाउट प्राइवेट लैंडिंग. तो ये चीज़ मेरे हिसाब से लोगों को ध्यान रखना चाहिए. बराबर. सर आपके हिसाब से एक आइडियल एसेट एलोकेशन क्या रहना चाहिए? अगर मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करूं, अगर समझिए मेरे पास एक 10 करोड़ रुपए है, तो आपके हिसाब से ये 10 करोड़ रुपए मुझे कहाँ कहाँ रखने चाहिए? ये देखिए इंडिविजुअल, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जिस पैसे पे करेंट परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करना है, वो पैसा आप डेट में ही रखिए पूरा का पूरा. जिस पैसे को आप फ्यूचर परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करना है, उस पैसे को आप इक्विटी या रियल एस्टेट के अंदर आपको रखना है. और गोल्ड विल गिव यू रिटर्न क्लोजर टू हाउस होल्ड इन्फ्लेशन. हिस्टोरिकल ऐसा हुआ है, उसमें कोई थ्योरी, कोई लॉजिक नहीं है. बाय द वे, हिस्टोरिकल ऐसा हुआ है इसलिए हम मान के चल रहे हैं. उसमें कोई इक्विटी जैसा थ्योरी नहीं है. इक्विटी में एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है. वो थ्योरी क्या है? आप इक्विटी को रिस्क एसेट मानते हैं, गोल्ड को सेफ मानते हैं, एफडी को सेफ मानते हैं, रियल एस्टेट को सेफ मानते हैं. मेरे हिसाब से इक्विटी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर रिस्कीएस्ट. अच्छा. एफडी में रिस्क क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन रिस्क है उसमें. और उसमें इन्फ्लेशन कंपाउंड होता है, एफडी कंपाउंड नहीं होता है, और टैक्स लगता है उस पर. गोल्ड में रिस्क फिजिकल थ्रेट टू लाइफ है, एडल्ट्रेशन है, और वेरी इंटरेस्टिंगली गोल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज है इलिक्विडिटी का. गोल्ड इज ओनली लिक्विड व्हेन वी आर बाइंग. ओके. इमरजेंसी में आप गोल्ड बेच के देख दीजिए, घर वाली अलाउ करेगी कि आप, मम्मी अलाउ करे, नहीं होता कभी वो. सो इट इज ओनली व्हेन वी आर बाइंग इट इज लिक्विड. राइट. रियल एस्टेट में आई टोल्ड यू लिक्विडिटी इन ऑल दैट. नाउ आई टेल यू व्हाई इक्विटी इज द रिस्क मोस्ट सेफ असेट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. आप सपोज दवाई ले रहे हो डायबिटीज़ का, और दवाई का दाम हर साल बढ़ते जा रहा है. आप क्या बोलो, क्या बदमाशी हो रही है यार. बट सपोज वही फार्मास्यूटिकल कंपनी के आपके पास शेयर्स है, तो क्या होगा आपके साथ? आप हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटलाइज हुए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया. बट सपोज यू सेम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गो एंड बाय इंडिविजुअल शेयर्स, बट योर बास्केट ऑफ द पोर्टफोलियो विल डिलीवर यू वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस. तो मेरे हिसाब से नेचुरल हेज क्या है अगेंस्ट इन्फ्लेशन? द बिगेस्ट रिस्क इज इन्फ्लेशन. नेचुरल हेज
इज इक्विटी। और इक्विटी कितना रिस्क फ्री आपको बताता हूँ। रियल एस्टेट को लोग रियल मानते हैं, गोल्ड को रियल मानते हैं, एफडी को रियल, बैंक का ब्रांच है। तुम्हारा इक्विटी तो क्या है, एक पेपर है, डीमैट अकाउंट है, ऐसा बोलते हैं लोग, सही तुम्हारा बात सब है। कुछ पेपर है। यस, तो अभिषेक आपकी शादी हो गई, प्रूफ क्या है आपके पास? पेपर, आप वोट देने गए अभी, प्रूफ क्या है? पेपर, आपका ब्लड रिपोर्ट आया, आपको डॉक्टर एग्जामिन कर, डॉक्टर के पास डिग्री किसकी है? पेपर। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी कहाँ से आ रही है? अभी तो पेपर भी नोट रो, ई ट्रेल है पूरा का पूरा। आपको कंपनी में एंटर करवाया जा रहा है, आप कंपनी में एंट्री करते हो किसके बेस पे? आपके पास आईडी कार्ड है, तो सारा काम किस पे हो रहा है? पेपर आप पे। इंडिया के सिटीजन है, क्या प्रूफ है आपके पास? वोटर आईडी। वोटर आईडी, पासपोर्ट आपके पास। नहीं 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 मंत्री जी, ये सब ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट रियल है। मतलब चलो आपका घर कितने का? वाला 5 करोड़ रुपए का। मैं बोला कल बेच के दिखा दो मुझे। आपको 50 लाख रुपए चाहिए, एक बाथरूम बेच पाओगे क्या आप? मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, आपको 5,000 रुपये चाहिए, आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए। कोई जैसा आप रियल एस्टेट में डील करते हो, आपको घर बेचना है, 6 महीने तो ढूंढने में लग जाए कौन खरीदार है, उसके बाद एमओयू साइन करो, उसके बाद बयाना लो दो, कौन सी पार्टी है, कैसे कैश कैसे होगा, कब पैसा आएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, कोई झमेला नहीं है। यहाँ डीलिंग मैकेनिज्म, डील सेटलमेंट प्रोसेस इतना मजबूत है, आपने क्लिक मारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो रियल क्या हुआ बताइए मुझे आप फिर। इक्विटी। चले, तो जैसे अपन इक्विटी की बात करें, इंडिया की स्टोरी अगले 10 साल 20 साल क्या लग रहा है ग्रोथ के ऊपर इंडिया के? पिछले 45 साल में क्या हुआ? वी लुक एट इंश्योरेंस, वी लुक एट गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पीपीएफ एंड इक्विटीज। इन सब में, गोल्ड सिल्वर सब में करीब 50-60 गुना पैसा बना, 30 गुना पैसा बना। इक्विटी में 800 गुना पैसा बना। फ्यूचर भूल जाइए, पास देखिए पहले। हैव यू बेनिफिटेड आउट ऑफ इट? 100%। लेकिन म्यूचुअल फंड यही बोलते हैं ना, डोंट इन्वेस्ट बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ, वो खाली इमीडिएट पास परफॉर्मेंस की बोलते हैं, 1-2 साल के बेसिस Yes. मत करिए। बट अपने पास 44 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इन 44 ईयर्स सेंसेक्स इज अप 800 टाइम विदाउट डिविडेंड यील्ड। सपोज आई डिविडेंड यील्ड तो 1200 गुना 1300 गुना बढ़ जाता सेंसेक्स का वैल्यू 45 सालों में। अब हैव यू पार्टिसिपेटेड इन दिस? हैव यू गेन्ड आउट ऑफ इट? नहीं। तो पहला सवाल है कि आप क्या करते हो? मार्केट विल, इंडिया स्टोरी इज नॉट योर स्टोरी, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, इंडिया स्टोरी इज नॉट योर स्टोरी इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग सेंसिबली। आप खाली सड़क साइड में खड़े रह जाओगे। जब भी किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, इंडिया का 2500-2700, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम इज अंडर स्टेटेड। इंडिया का जीडीपी, एक्चुअली दैट इज नॉट द रियल नंबर, रियल नंबर्स आर हायर। हायर। और हमने देखा जब भी किसी कंट्री का जीडीपी 2700, 3000, 4000 होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जबरदस्त लोगों की बढ़ जाती है। तो अभी इंडिया में वही हालत है। तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा लिस्टेड कंपनीज में। तो अभी तो अगले 20-30 साल इतने ज़बरदस्त हैं इंडिया के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करें। तो चले, अगर कोई कन्विंस हो गया है कि अब इक्विटी में पैसा डालना है, शुड ही इन्वेस्ट इन वन टाइम लमसम, या उससे कुछ एसआईपी करनी चाहिए, या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? वो स्टोरी में कन्विंस हो गया कि चलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे करना चाहिए उसे? देखिए अभी करंट मार्केट में तो वन टाइम नहीं डालना चाहिए। सो कब डाल रहे हो आप पैसा, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करिए, वो आपको बताएगा कि आपको बैलेंस एडवांटेज में डालना है, मल्टी एसेट में डालना है, या लार्ज कैप में, एसटीपी। अभी एसटीपी करना चाहिए। और एसआईपी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल इन द मार्केट। एसआईपी से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया में हमेशा बुल मार्केट रहता, मालूम है आपको? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। सपोज आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी है और 10 रुपये एनएवी है, तो आपको 1000 यूनिट आया। बराबर। अब वो एनएवी हो गई 8 रुपया, तो एनएवी 20% गिरी, लेकिन आपको यूनिट आएंगे 1250, तो यूनिट आएंगे 25% ज़्यादा। अगर एनएवी 5 रुपया हो गई तो एनएवी हो गई 50% नीचे, यूनिट आगे आपके हो गए डबल। 100%। तो इट इज़ दी बेस्ट प्रोडक्ट। एसआईपी में रुपी कॉस्ट एडवांटेज इतना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इतना बड़ा, इट ब्रिंग डिसिप्लिन। लेकिन एसआईपी का प्रॉब्लम मालूम है क्या है? इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट, और हमको फिर वो सिंपल प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता। हमें कसिनो टाइप कुछ चाहिए कि सर, बहुत लोग मार्केट टाइम करने को जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं कि अभिषेक एक बार अपन निकाल देते हैं पैसा, जब ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तब हम फिर से डाल देंगे। बट आई हैव मेजॉरिटी सीन पीपल हैव मिस्ड दैट बस इन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। अभी देखो ना, हाँ, अभी क्या हुआ वार टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग करेक्शन का वेट करते हैं, लेकिन जब करेक्शन होता है तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं होता। उसका रीज़न बताऊं क्यों होता है। आपने सपोज निफ्टी 26,000 पर डाल दिया, अब कितने लोग नीचे के लेवल पे आ पाए? निफ्टी 22 भी हुआ,
लेकिन आप 22 में नहीं डाल पाए, क्योंकि जब 22 निफ्टी था तो न्यूज़ फ्लो भी 22,000 वाला था। हमको क्या, न्यूज़ फ्लो तो 26,000 वाला चाहिए और दाम 22,000 वाला चाहिए, वो कभी नहीं हो पाता। सही बात। एंड लोग टाइमिंग करते रहते ना, इसलिए आप इक्विटी में पैसा नहीं बना पाते हो। और इक्विटी में अगर आप बोलते हो कि मेरे को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉ डाउन नहीं चाहिए, देन इट इज़ नॉट अ एसेट फॉर यू। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो 20%, 30% कभी भी गिर सकता है, और गिरे हुए मार्केट में मैं हिलूं नहीं, तभी आपको इक्विटी लेना चाहिए। रिवार्ड करेगी। सो मेरा एक फेमस सेइंग है, इन SIP गुड रिटर्न्स आर गुड रिटर्न, बट बैड रिटर्न्स आर बेस्ट रिटर्न। सर एक और बहुत पावरफुल टूल है स्टेप अप SIP। SIP के बारे में तो आजकल आई थिंक सब लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए स्टेप अप SIP के बारे में। तो जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है वैसे आपका SIP अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ना चाहिए। जैसे आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं, आपने 50,000 रुपये की SIP कर रखी है, अगले साल आपकी इनकम 1,20,000 होगी, फॉर आर्ग्यूमेंट से 20% मिला, तो आपको SIP कम से कम 20% बढ़ानी चाहिए। आप उसी स्टेट, लेकिन लोग खर्चे बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, बिकॉज बीइंग कंज्यूमर इज़ वेरी इजी, बीइंग इन्वेस्टर इज़ वेरी डिसिप्लिन। तो वो आपको करना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आपका वेल्थ बहुत ज़्यादा एक्चुअली बढ़ेगा। सर कई बार हम लोग को क्लाइंट्स क्या है बोलते हैं 1 लाख की SIP चालू कर दो, उसको डिफरेंट SIP के डेट्स कर दो, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख। आपके हिसाब से SIP डेट रियली मैटर्स? बिल्कुल नहीं, और एक्चुअली इस पे वाइट ओक असेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक रिसर्च किया है और उन्होंने अलग अलग डेट ली, 1 तारीख, 3 तारीख, 5, 7, 10, 15, 20, 25 सब डेट लिए उन्होंने लिया, एंड देव डन ए स्टडी ऑफ 10-15 ईयर्स। तो CAGR में एक्चुअली कुछ भी फर्क नहीं है। सो SIP डेट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स आर टू थिंग, आप अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा, फाइनेंशियल एसेट का कितना हिस्सा SIP करते हो और कितना लंबे समय तक उसको रोक के रख सकते हो। ये दो चीज़ आपके हाथ में, उन पे ध्यान दीजिए। बराबर। सर आप बहुत वोकल है अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के ऊपर, एंड आई थिंक यू आर बीटिंग हैट्स ऑफ ऑन योर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन मेथडोलॉजी। थोड़े से चीज़ें बताओगे कि आपका क्या प्रोसेस रहा है टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड्स? तो जैसे एक तो हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट रिटर्न वाले फंड हैं, वी डोंट गो बाय दैट। हमने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज होती है या जो डायरेक्ट इन्वेस्टर लेते हैं, जनरली वो क्या करते हैं कि जिस फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया या टॉप रेटेड फंड है, और टॉप रेटेड फंड भी रेटिंग एजेंसी भी क्या करती है, वो NAV गैप डिफरेंस देखती है, तो वो 1, 2, 3, 5 साल, कोई 1 साल, कोई 5 साल का डेटा लेता है, कोई बोलता है 7 साल का लेता है। अल्टीमेटली वो रिटर्न ही ट्रैक करते हैं और कुछ नहीं करते। वी डोंट डू दैट। हमारे लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है। हम क्या सेलेक्ट करते हैं कि हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि राइजिंग मार्केट में उस फंड मैनेजर ने कैसा रिटर्न जनरेट किया, फॉलिंग मार्केट में उसने कितना प्रोटेक्ट किया। अगर एक फंड है, मार्केट 10% गया और वो भी 10% गया, और मार्केट 15% ऊपर गया और वो भी 15% ऊपर गया, तो उसने एक्चुअली कोई वैल्यू ऐड नहीं की है। सो वी लुक एट द फंड मैनेजर, जो मार्केट 10% गया वो कम गया है, और मार्केट बढ़ा है तो वो ज़्यादा बढ़ा है। इधर बहुत है तो एक्चुअली अमेजिंग फंड मैनेजर है, लेकिन एक लेग में तो उसको आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा देना चाहिए दूसरे लेग के अंडर परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। तो हम एक तो वो ट्रैक करते हैं। दूसरा हम ट्रैक करते हैं कि वंस वी आइडेंटिफाई ग्रेट फंड मैनेजर, देन वी सी व्हेन इज अंडर परफॉर्मिंग। और कोई भी अच्छा फंड मैनेजर इनवेरिएबली बॉटम क्वार्टाइल में नहीं रहता, वो थर्ड अबव एवरेज रहता है, टॉप नहीं रहता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा फंड हाउस है, वो कब अंडर परफॉर्म कर रहा है। और हमने देखा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड होता है, उसके बाद उनका आउट परफॉर्मेंस चालू हो जाता है। और कोई अच्छा फंड मैनेजर बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हमको मालूम है कि अभी ये लॉ ऑफ एवरेज गोइंग टू कैच। सो इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव है ये। तो हम ये बस प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसलिए एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली हमारा फंड सिलेक्शन हैज़ वर्क मच बेटर। आई थिंक 7-8 बार आपने फंड मैनेजर बोला। जितने भी बार मैंने लोगों से पूछा है, नोबडी रियली टॉक्स अबाउट द फंड मैनेजर। लोग रेशियोज या स्टैंडर्ड डेविएशन, इंफॉर्मेशन रेशियो, आई थिंक आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो ऑन सिलेक्टिंग द फंड मैनेजर एंड ट्राइंग टू नो व्हाट द फंड मैनेजर इज। बिल्कुल, मैं बहुत रेगुलर से उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, उनका कौन से सेक्टर में वो बुलिश है, बेरिश है, क्यों है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। सो आई डोंट गो बाय रिजल्ट ओनली, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वाई समबडी इज लाइकिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर, उसके रैशनल क्या है। और व्हेन द आउटकम कम, आई डोंट लुक एट द आउटकम अलोन। मैं बोला रैशनल से कितना मैचिंग हो रहा है, बिकॉज दैट इज मोर प्रेडिक्टेबल। आउटकम तो सडन कोई चीज़ से आ सकता है, बट अगर प्रोसेस से आउटकम ज़्यादा आता है तो ज़्यादा सस्टेनेबल है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। फिर मैं 2-3 और अपना मैट्रिक्स ट्रैक करता हूँ कि
एक इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं जो कंपनियों के जो CFOs, जो फंड मैनेजर वगैरह से डील करते हैं, आप उनसे पूछो कि भाई इन योर ओपिनियन कौन सा फंड हाउस सबसे इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछता है आपसे, कौन सा फंड हाउस ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको डिफिकल्ट लगता है आंसर करना, ऐसे डीप मीनिंग वाले क्वेश्चन पूछता है। कोई आगे पूछता है हाँ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बजट, आप नेक्स्ट क्वार्टर का क्या टारगेट दे रहे हो। दीज आर एक्चुअली मेरे हिसाब से ट्रिविया है, इनका कोई मतलब नहीं है, वो तो अच्छी ही बात करेगा। सो वी आल्सो लुक एट दीज काइंड ऑफ फंड हाउसेस की जो उनके पास ऐसे एनालिस्ट हों, ऐसे सवाल करते हैं, तो उससे हमको काफ़ी आइडिया लगता है कि इस फंड हाउस का प्रोसेस बहुत रोबस्ट है और उसमें कोई ऐसा फंड मिल गया जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हमको लगता है इसको पकड़ना चाहिए। बराबर। सर इतने सारे कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक जस्ट फॉर आवर नॉलेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज कैटेगरीज, मेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? तो लार्ज कैप में मतलब इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं, ओके, तो वहाँ रिटर्न थोड़ा मॉडरेट होता है लेकिन रिस्क भी बहुत कम होती है कंपेयर टू मिड कैप। मिड कैप में मिडिल साइज की कंपनीज होती है, उसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा सा लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट स्मॉल कैप से थोड़ा रिस्क कम होता है। और स्मॉल कैप के अंदर डेफिनेटली रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा बट रिस्क भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट ट्रैक एज मच एज द लार्ज कैप्स गेट ट्रैक्ड। तो बराबर। उसमें इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज मिलता है। अगर somebody does deep research in a small cap they can deliver much better performance, लेकिन वो बहुत कंसिस्टेंटली करना डिफिकल्ट है। मुश्किल है। तो सर लार्ज, मिड एंड स्मॉल में आपके हिसाब से क्या एलोकेशन होना चाहिए? कितना परसेंट पैसा लार्ज कैप में, या आप कितना परसेंट पैसा लार्ज कैप में रख रहे हो, कितना मिड में, कितना स्मॉल में? वी प्ले लिटिल डिफरेंटली कंपेयर टू नॉर्मल पीपल कि भाई 50% लार्ज कैप में दे दो, 25 स्मॉल कैप में दे दो, 25 में दे दो, नहीं। आई लुक एट व्हाट इज़ अ वैल्यूएशन मैट्रिक्स टेलिंग मी, उसके बेसिस पे हम कॉल लेते हैं कि तो मैं अभी से नहीं करी कि दोज हु फॉलो मी सोशल मीडिया नो फॉर 2 years आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट नॉट टू इन्वेस्ट इन लार्ज इन स्मॉल एंड मिड कैप। अच्छा, 2 साल से आप बोले कि मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट और करना उसके चाहिए। बाद स्मॉल मिड कैप 1 साल चलता रहा, अच्छा। तो आई लुक पिटाई हुई। नहीं पिटाई नहीं, हाँ। पीपल हैड, लोगों ने 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ ना, राइट। और बाद में क्या हो गया मतलब। सेम अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, राइट। सर बहुत लोग बोलते हैं कि यार डायरेक्ट करना चाहिए इक्विटी में, क्यों म्यूचुअल फंड के रूट में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड आम आदमी के लिए है, इट इज़ फॉर मैंगो पीपल, हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक लेने चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी? अगर आपको सीरियस वेल्थ बनाना है तो आपको म्यूचुअल फंड रूट ही अपनाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस, तो आपके, बिकॉज पीएमएस भी आजकल बहुत चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से पीएमएस बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है? देखिए बेटर तो म्यूचुअल फंड ही है, बिकॉज पीएमएस के अंदर जो बाई सेल होता है उस पर टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड जो बाई सेल करता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आदमी की फितरत है कि यार म्यूचुअल फंड में तो मेरा ड्राइवर भी पैसा डाल सकता है, पीएमएस में 50 लाख होने के बाद एक एंट्री बैरियर है, तो वहाँ एग्जॉटिक डिश है। तो उसको अच्छा लगता है, आईएफ अच्छा लगता है, तो इसलिए वो कैटेगरी ग्रो होती रहेगी और इतनी बड़ी होगी। अभी तो एआई पीएमएस में मिला के 8-10 लाख करोड़ रुपए आ गया, दैट इज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 40 लाख करोड़ का इक्विटी एसेट है, तो दैट कैटेगरी इज ग्रोइंग बिकॉज पीपल वांट टू इन्वेस्ट। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप शॉपिंग करने जाओ तो नया क्या है। सही बात है। और यहाँ क्या है, 15% रिटर्न आएगा, वहाँ 24% रिटर्न आएगा, 30% रिटर्न आएगा, हमें वैसे काइंड ऑफ रिटर्न चाहिए। ऐसा तो उनके मन में है, मन में है, होता नहीं ऐसा। हाँ हाँ। सर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप के लिए, आप एक बार वो एक्सप्लेन करेंगे कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है कि मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप में जाएगा मिनिमम, 25% स्मॉल कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में जाएगा, तो 75% तो बहुत फिक्स्ड है और बाकी 25% फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उसको कहाँ डालना है, तो ये मल्टी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप में बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप वो पूरी चॉइस फंड मैनेजर के पास है, कितना वो किस कैटेगरी में डाले। तो हो सकता है वो 70% लार्ज कैप में डाले, स्मॉल कैप में बहुत कम एलोकेशन करे। तो फ्लेक्सी कैप्स गिव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर टू डिसाइड कौन सा फैक्टर बेस्ड मार्केट में उसको पैसा डालना। बराबर। सर एक्टिव वर्सेस पैसिव का बहुत चल रहा है, आप देखेंगे मैक्सिमम 50% ऑफ द एनएफओस जो आए हैं आज की तारीख में वो सब पैसिव फंड्स को लेके आए हैं, और यूएस मार्केट पूरा पैसिव फंड्स पे ड्राइव होता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स? इंडिया रिमेन द लैंड ऑफ अल्फा, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज आर मच बिगर। सेकेंड थिंग, अगर आप मार्केट को देखो, ताइवानी मार्केट इज ड्रिवन बाय सेमीकंडक्टर, Chinese market are government owned companies, Russia is more energy, more government owned company, Brazil is more metal,
यूएस इज मोर टेक। इंडिया में किसी भी सेक्टर का डोमिनेंस नहीं है। इंडिया जो बुके आपको देता है ना, वो कोई भी कंट्री के अंदर ऐसा बुके अवेलेबल नहीं है। इसलिए इंडिया विल रिमेन द लैंड ऑफ अल्फा। तो इंडिया में एक्टिव फंड विल कंटिन्यू टू ऐड सिग्निफिकेंट वैल्यू। दूसरा, यूएस मार्केट से अल्फा डिसअपियर नहीं हुआ है। आप देखो, यूएस देखो, यूके देखो, जर्मनी देखो, वहाँ लिस्टेड कंपनियां श्रिंक हो रही है, इंडिया में लिस्टेड कंपनियां बढ़ रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अल्फा है ना, वो प्राइवेट मार्केट में जा रहा है। वीसी फंड कर दिया स्टार्टअप को, बाद में वो बड़ा बन के आया, तब तक सारा पैसा तो प्राइवेट मार्केट में बना लिया। इंडिया में ऐसा कहानी नहीं है। ये सारी स्टडी करता है स्पीवा। ओके, व्हाट इज स्पीवा? स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स वर्सेस एक्टिव। ओके, और व्हाट एसपीओ, हाउ डज एसपीओ मेक मनी? एसपीओ मेक मनी व्हेन मोर पैसिव फंड गेट लॉन्च। अच्छा, तो ये तो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। तो स्पीवा का मैं स्टडी मानूंगा जब स्पीवा बोलेगा एक्टिव वर्सेस इंडेक्स फंड, जब स्पीवा बोलेगा एक्टिव डायरेक्ट वर्सेस इंडेक्स फंड डायरेक्ट, जब स्पीवा बोलेगा असेट वेटेज फंड सिलेक्शन, तब मालूम पड़ेगा। बिकॉज लोगों का बड़ा पैसा तो अच्छे फंड में जाता, अच्छा फंड है तभी तो एयूएम बढ़ा है, वरना एयूएम बढ़ नहीं सकता है। सही बात। अभी आपके पास 50-50 करोड़ के 100, 200, 300 करोड़ के फंड है 10 इंडस्ट्री में, और एक 60,000 करोड़ का फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इन्वेस्टर का तो कहाँ पैसा लगा ज्यादा। तो ये चीजों को, और क्या हुआ यूएस में ऐसा हुआ इसलिए इंडिया में ऐसा होगा। भाई यूएस में तो सब लोग ब्रेकफास्ट में कैलोग खाते थे, यूएस में तो सब कोक पीते हैं। जब मैकडोनल्ड इंडिया में आया तो मतलब वड़ा पाव खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। सर, आपके हिसाब से एक पोर्टफोलियो में आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए? 5, 7, 10, 15, 20? मैं जनरली 8 से 10, 8 से 12 अपने क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि किसी भी फंड हाउस को मैं 15% के ऊपर एलोकेशन देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके सर, HWP के बारे में भी बहुत लोग जानते नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर इफ़ यू कैन पुट सम लाइट ऑन HWPs। देखिए, म्यूचुअल फंड जो SWP बेसिकली इट इज़ यूज बाय पीपल फॉर रेगुलर इनकम, कि मेरे को कैश फ्लो आता रहे। इट इज़ सो सुपीरियर कंपेयर टू बैंक, एफडी एंड रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, रेंटल यील्ड आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। बैंक में क्या आती, बैंक आप एफडी कर दी तो आपको 1 तारीख को पैसा दे देगा, फिक्स पैसा दे देगा, टैक्स फ्री बॉन्ड हो गया, कुछ भी हो गया, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी। नाउ व्हाट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यू गेट इन म्यूचुअल फंड, आई विल एक्सप्लेन यू। मुझे 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए भैया, कोई बोलता है, तो मैं पहले सवाल करता हूँ क्यों, किसने लिखा के दिया उधर? आप मत लो, 50,000 रुपये लो, और 50,000 जब जरूरत तब ले लो, और 50,000 भी 10,000 मैं आपको 1 तारीख को दूंगा, 10,000 मैं आपको 5 तारीख को दूंगा, 10,000 15 तारीख को दूंगा, 10,000 20 तारीख को दूंगा, 10,000 25,000 को, क्योंकि आपको एक साथ बिगनिंग ऑफ मंथ थोड़ी 50,000 रुपये चाहिए। बराबर। और जिस महीने ज्यादा पैसा चाहिए आप ज्यादा पैसा निकाल लो, जिस महीने नहीं चाहिए आप मंथ निकालो। यू टेल मी विच प्रोडक्ट प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और आप बकेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, जैसे आपको 1 लाख रुपया पर महीना चाहिए, तो आपको 12 लाख रुपया साल का चाहिए, तो 12 लाख रुपया साल का चाहने के लिए आपको 2 करोड़ का एफडी करना पड़ेगा। सही बात है। ना वो स्ट्रेटेजी आप कम अमाउंट में म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। अगले 1 साल का आपने लिक्विड में डाल दिया 12 लाख रुपया, 1 से 3 साल का आपने इक्विटी सेविंग या आर्बिट्राज में डाल दिया, 24 लाख वहाँ चला गया। उसके बाद 3 से 5 साल का आपने बैलेंस एडवांटेज में डाल दिया, 24 लाख वहाँ चला गया। उसके ऊपर का आपने इक्विटी में डाल दिया। देन दिस विल सस्टेन मच लॉन्गर एंड मच बेटर देन बैंक डिपॉजिट। गॉट इट। तो SWP तो इतना पावरफुल और इतना ब्यूटीफुल टूल है कि आपको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है पोर्टफोलियो पे, और आपका वेल्थ लंबे समय तक टिकने की पोटेंशियल इसके अंदर है कंपेयर टू एनी अल्टरनेट। गॉट इट। सर, गोल्ड रिसेंट में बहुत चला है, तो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग कि यार गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका क्या टेक है गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे? देखिए, मैंने तो डेटा एनालाइज किया, इक्विटी आउट परफॉर्म गोल्ड सब्सटेंशियली। जो ये लोग कंपैरिजन करते हैं निफ्टी का, निफ्टी से गोल्ड आउट परफॉर्म किया, उसमें बहुत 2-3 बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। एक तो जब म्यूचुअल फंड मैनेजर का कंपैरिजन किया जाता है तो निफ्टी 50 से नहीं करते, निफ्टी TRI से करते हैं। लेकिन गोल्ड का कंपैरिजन निफ्टी से कर लिया, अभी उसमें 1.5%, 1.4% डिविडेंड यील्ड चला गया आपका। बराबर। दूसरा, गोल्ड का प्राइस जो दिखता है वो लिया जाता है, न आप उस प्राइस पे गोल्ड खरीद सकते हो, न उस प्राइस पे आप गोल्ड बेच सकते हो, लेकिन कंपैरिजन तो कर दिया। बराबर। बट गोल्ड इज सच ए इमोशनल असेट कि इंडिया में उसके बारे में बात आपने गलत, आपने कुछ बोल दिया तो ठेस पहुंच जाते हैं। नहीं, फिर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, आपकी फैमिली भी आपको, मतलब, लेकिन फिर भी आपको पसंद है तो करिए। मैं भी एक मारवाड़ी मैरिड पर्सन हूँ, तो घर में तो रखते ही है। रखता ही। राइट।
सर गोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें? जैसे समझिए किसी की बेटी है, उसे यूएस भेजना है, एजुकेशन गोल है उसके लाइफ का, हाउ शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट गोल? तो जो भी कंट्री आपको भेजना है, डोंट टेक वन कंट्री अलोन, टेक 3-4 कंट्रीज. यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना, वट एवर. लुक एट लास्ट 10 years एवरेज एजुकेशन इन्फ्लेशन, not that country's inflation, because in education inflation even in these countries has been 7% plus. And then take currency depreciation. So if you look at US alone, if I take 7%, actually it could be 8%, it could be 9%, only the education inflation. Then you take on an average 3.5% इंडिया का INR depreciate हुआ है, तो आपको 10-11% के ऊपर रिटर्न चाहिए. तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. और एजुकेशन का प्लानिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लानिंग. आप रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हो ना, तो आपको सारा पैसा एक दिन नहीं चाहिए होता है, आपको हर महीने कुछ न कुछ चाहिए. एजुकेशन का पैसा एक बुलेट पेमेंट या 3 बुलेट पेमेंट या 4 बुलेट पेमेंट में, और वो डेट आप चेंज नहीं कर सकते. तो बराबर वहाँ आपको बड़ा सोच समझ के, और लेना है। उसमें जितना एडवांस आप करो उतना अच्छा है. और आप उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो. वेन एवर यू डू गोल प्लानिंग, यू कैन ऑल्सो कंबाइन दैट विथ बाइंग टर्म प्लान. टर्म प्लान कैसे खरीदना, कितना स्मार्टनेस आप इस्तेमाल कर सकते हो. आपने हाउसिंग लोन लिया, सपोज करो 1 करोड़ का हाउसिंग लोन लिया, तो वो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान अपनी सिस्टर कंपनी या जहाँ उनका इंश्योरेंस टाइप पर करा देती. फिर आप 20 साल तक उसका प्रीमियम देते रहते हो. माई रिकमेंडेशन टू दोज पीपल कि आप 1 करोड़ का हाउसिंग लोन ले रहे हो, तो टर्म प्लान लोगों के लिए 10-10 के 10 टर्म प्लान लो, 10-10 लाख के 10 टर्म प्लान 10 लो। कंपनी से. ओके, क्योंकि 1 साल बाद आपका लोन हो गया सपोज 90 लाख रुपया, तो एक टर्म प्लान नहीं देना आपको. आपके पास कुछ बोनस आ गया, आपने 20 लाख रिपे कर दिया, तो फिर 2 टर्म प्लान नहीं देने आपको. आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग हो जाता है. बराबर, आप तोड़ सकते हो उस चीज़ को। तोड़ना ही चाहिए, मैं तो ऐसा ही किया. ओके, वरना 20 साल तक हाउसिंग लोन देता रहूं, उसका पोर्टफोलियो का मैं तो टर्म प्लान भी देता रहूं पूरा का पूरा पैसे का, वो गलत चीज़ है. सर कई बार मैंने ये भी देखा टर्म प्लान लोग 75, 70, 80 ईयर्स तक, 99 ईयर्स तक लेते हैं। मेरा अंदाज़ा है कि जब तक आप कमा रहे हो तब के लिए आपको टर्म प्लान लेना है. सो यूजुअली जैसे मैंने 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया, बट टिल द एज ऑफ 60, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू अक्यूमुलेट माई मोस्ट ऑफ द मनी, एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू अर्न ऑल्सो एनीथिंग. एंड टर्म प्लान इज़ यूजुअली टू सब्सटेंशिएट कि अगर मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ तो ये पैसा एक्टिवेट होना चाहिए. ये तरीका सही है? आप 75 साल का भी लो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप असेस करो 60 साल के बाद जरूरत है क्या. नहीं है तो मत पे. बट उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फिर. हाँ, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए. एक राइट असेसमेंट क्या है, व्हाट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू फाइनेंशियली. तो आपको लगता है कि आपका घर का खर्चा साल महीने का 1 लाख रुपया सपोज करो, तो साल का 12 लाख रुपया हो गया. एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन 18 लाख रुपया साल का, सॉरी टैक्सेस 18 लाख रुपया साल का हो गया. उसका 25 टाइम आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. तो वो 18 लाख का 25 टाइम वॉट एवर दैट मनी कम, उसमें से आपकी फाइनेंशियल एसेट कितनी है, वो गैप का आपको इंश्योरेंस लेना है. सपोज दैट नंबर कम टू 20 करोड़ और आपकी फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी 5 करोड़ है, तो 15 करोड़ गैप हो गया. उतना आपको इंश्योरेंस लेना है. फिर हर साल आपको असेस करना, आपके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका फाइनेंशियल एसेट वेल्थ बढ़ रहा है, तो ये आपको हर साल असेस करके टर्म प्लान पे प्लानिंग करनी है. तो आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं. और ये काम आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ. वैल्यू फाइनेंशियल एडवाइजर ये नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड बेच दिया. ये भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के. घर खरीदना कि नहीं खरीदना है, बच्चों को बाहर भेजना कि नहीं भेजना है, शादी में कितना पैसा खर्च करना है, पापा जी ने प्रॉपर्टी बेची उसका क्या करना है, दोस्त को पैसा लैंड करना कि नहीं करना है. ये सारे डिसीजन के अंदर एक फाइनेंशियल प्लानर आपको बहुत बड़ा हेल्प कर देता है. सही बात है सर. ये क्या होता है जब पैसा आता है ना, लोग समझते नहीं है. इट इज़ अ लॉनली बैटल. किसके साथ आप डिस्कशन करने वाले हो. आपकी स्पाउस में मे नॉट बी उतना उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा. मम्मी पापा को हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं, दोस्तों को समटाइम यू डोंट वांट टू शेयर. तो उसके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कम एज अ साउंडिंग बोर्ड. राइट. तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें. और मैंने एक देखा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया. मेरी एज का, मेरे ही विंटेज का एक सीए था, 56 साल का, डेथ हो गई. सारा पैसा खुद मैनेज करता, वाइफ को पता ही नहीं पैसा कहाँ कैसे करें. आप बताइए. तो सर विल बहुत ज़रूरी है. विल बहुत ज़रूरी है. विल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. आपकी स्पाउस को मालूम होना चाहिए पैसा कैसे मैनेज हो रहा था. एक क्लाइंट से मैंने बात की, बोला नहीं मेरी वाइफ को समझ में नहीं आता. मैं बोला वो पैदा होते ही किचन संभालना सीख गई थी क्या.
आपके बेटे को तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, लेकिन क्लास अटेंड की ना 10 साल तो मैथमेटिक्स सीख गया ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ का। आप कौन सी मूवी जा रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रहा है, घर में पर्दे कैसे आएंगे उस पर डिस्कशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस आर नॉट Yes, इंपॉर्टेंट। yes. पैसा कहाँ, वाइफ को मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कौन मैनेज कर रहा है। सपोज कल आप नहीं रहे, तो इसे कांटेक्ट करना है. किससे कांटेक्ट करना है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है ना उससे। आपको मालूम है ऐसा पैसा मैंने, ये देखिए जब आप फैमिली के साथ बैठ कर डिस्कशन करते हो, आपकी स्पाउस और बच्चों के साथ, वो फाइनेंस के बारे में समझते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं, म्यूचुअल फंड समझते हैं, तो वो जब ऐसी न्यूज़ कहीं देखते हैं, ऐसे डिस्कशन देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है. और बढ़ता है, तो उनकी और लर्निंग आती है। सर 84, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अराउंड 84,000 करोड़ का एसेट है जो अनक्लेम्ड है. कोई क्लेम करने नहीं आया. मे बी उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को पता ही नहीं कि ये पापा ने इन्वेस्टमेंट किया था या मम्मी ने इन्वेस्टमेंट किया था, एंड नोबडी नोज बिकॉज दे डिडंट डू अ प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग या ट्रांसमिशन प्लानिंग. क्योंकि हम हमेशा सोचते ही नहीं है ना, डेथ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि यार आज हो जाएगी या कल हो जाएगी या 10 साल बाद हो जाएगी. सर हेल्थ इंश्योरेंस, आपने इतने सारे टिप्स दिए, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या टेक है? 100% लेना चाहिए, और खासकर मैं तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ लेना चाहिए। ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को क्या लगता है कि उसके पास तो कंपनी का दिया हुआ इंश्योरेंस, को जरूरत क्या है। द प्रॉब्लम इज दैट सपोज यू लीव जॉब एंड जॉइन समवेयर एल्स, इन बिटवीन देयर इज अ गैप एंड समथिंग हैपन, व्हाट हैपन इन दैट केस। आपका हेल्थ इंश्योरेंस जब तक आप काम कर रहे हो, आप 58-60 साल के बाद कंपनी पे काम नहीं करोगे, एंड परहैप्स यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस एट दैट टाइम द मोस्ट, तब आपको कौन लाके देगा. देगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो भैया लेना ही चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो, उसको पूरा परिवार जानना चाहिए। सपोज आपको कुछ हो गया, whom do your kids call, whom do your spouse call, कि किससे बात करें, कौन हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा जिससे आप जानते हो, जिससे आप कनेक्ट है, यू कैन पिक द फोन एंड टॉक, उनसे ही लेना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या पैसा बैंक में सेफ है, एफडी में सेफ है? क्योंकि लोग, हम बीच बीच में सुनते रहते हैं ये बैंक उठ गई, वो बैंक उठ गई. सो हाउ मच सेफ इज आवर मनी इन बैंक अकाउंट्स? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में सेफ है, वो सरकार गिरने देगी नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में 2-3 कोऑपरेटिव बैंक अच्छे हैं, बाकी उनमें भी चैलेंजेस आते रहते हैं। कहीं भी आपको रिस्क लग रहा है तो आप क्या करो, 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट तो डिपॉजिट गारंटीड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर रहता है। वो आप कैसे कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों से तरीके से कर सकते हो। 5 लाख आपके नाम पे है, 5 लाख स्पाउस के नाम पे है, 5 लाख जॉइंट में कर लो आप। जॉइंट में जैसे आप हैं, आपकी स्पाउस हैं और आपकी मम्मी है या पापा हैं, तो उन 3-4 का कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकता है। पहला नाम आपका, सेकंड वाइफ का, थर्ड मम्मी का। दूसरा हो सकता है फर्स्ट नाम वाइफ का, सेकंड आपका, थर्ड मम्मी का। तीसरा हो सकता है फर्स्ट मम्मी का, सेकंड आपका, थर्ड। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के 5-5 लाख रुपए का पूरा सेविंग्स कर सकते हैं. सेविंग कर सकते हो। लेकिन वो 5 लाख रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखिए आप। अच्छा, इंक्लूडिंग, ओके. तो इंटरेस्ट भी लायबिलिटी होती है ना बैंक की, बराबर. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। तो बट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जैसे आप पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, सरकारी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई प्रॉब्लम आने वाली है, एटलीस्ट एज वी सी टुडे। राइट. सर रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट का भी बहुत कंपटीशन चलता रहता है. आपके हिसाब से क्या एडवाइज़र का रोल ख़त्म हो चुका है या लोगों को डायरेक्ट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऑन द कॉन्ट्री डेटा सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल तो बढ़ गया है, उल्टा उनका शेयर बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री में, बिकॉज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ईजी टू डू। आप जब मोटिवेटेड हो तो डायरेक्ट जा सकते हो ना, आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी नहीं है तो क्या करोगे आप। तो सबसे बड़ा रोल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी करना। आपको फ़ोन करना, सर एसआईपी करो, आपको फ़ोन करना, सर स्टेप अप करो, आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू करना। दीज आर अमेजिंग थिंग। और मैं खुद एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। एक बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता है बंदा, उसने बोला, मैंने ही गॉट टू मी थ्रू समबडी, उसने बोला मेरे पास 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरा डायरेक्ट है, व्हाई शुड आई डू रेगुलरली। उसका 2.25 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा था। नो, कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं है. वो वेयर कैन ऐड सिग्निफिकेंट वैल्यू। राइट. और सर इवन टॉप परफॉर्मिंग और बॉटम परफॉर्मिंग फंड्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10-15% का. कई बार जहाँ पे आप 1% का सोच रहे हो, बट यू माइट मिस्ड आउट अ गेन ऑफ अराउंड 10-12% इन द स्कीम ऑफ पिकिंग द राइट फंड्स ऑल्सो. इवन अज्यूम विद डिस्ट्रीब्यूटर यू मे नॉट गेट द टॉप परफॉर्मिंग फंड, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट भैया आपका इक्विटी में एलोकेशन जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है, आपको लर्निंग आ रही है, आपकी फैमिली को लर्निंग आ रही है, आपका फाइनेंशियल वेलबींग हो रहा है। अब पहले जैसा लाइफ नहीं रहा कि आप 5,000 रुपये में घर चला सकते हो, नहीं हो सकता। आपका लाइफ का एक्सपेंस, एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका एस्पिरेशन बढ़ रहा है, आपको पैसा ढंग से मैनेज करना ही पड़ेगा। और आप अकेला आदमी क्या क्या करेगा? सही बात। ट्रेवल भी सब मैं अकेला कर लूँ, सब कुछ अकेला कर लूँ। तो एक दोस्त के घर पे गया, एक दोस्त की लड़की की शादी थी, वो अटेंड करने गया। तो करीब, वो हमेशा डायरेक्ट काम करता था, तो करीब 400-500 गेस्ट थे। तो उधर उसके पास 2 वीडियोग्राफर, एक ड्रोन वाला, 2 स्टिल फोटोग्राफर, 5-6 लोग लगे थे। तो मैं बोला यार 450 लोग है, 450 स्मार्टफोन है, वाई डू नीड दीज प्रोफेशनल्स? बोला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऐसा थोड़ी हो सकता। अब बोलिए। एडवाइजर ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, My थैंक यू pleasure. फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग फॉर ऑल द पर्सनल फाइनेंस स्पेस। थैंक यू।